वो उसके पास से गहने लेकर गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो हर हालत में इतनी मानने वाली निकलेगी। और अब ख्लोए को अभी अभी एहसास हो रहा था कि उसके पास ऐसी काबिलियत भी है। उसका सिर यादों से चकरा रहा था, राजा और उनके और कर्टिस की शादी की झलकें। क्योंकि जो कुछ वे प्लॉट कर रहे थे वो एक धोखा था, और राजा को झूठ बोलना लगभग देशद्रोह जैसा था। उनके शाही महिमा को समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने अपना प्यार इतना लंबे समय तक क्यों छुपा रखा। लेकिन युवा महिला ने इसे समझा विचार कर टाल दिया, कहकर कि उसे शक था कि आर्चड्यूक वास्तव में उससे प्यार करता भी है या नहीं। और अब जब उसने अपनी मंशा महामहिम के सामने घोषित कर दी थी तो ख्लोए को लगता था कि वो सच्चा है। उन्होंने ये पूरा नाटक रचा था, ये दिखाने के लिए कि कोई शक न करे कि ये सब एक चाल है। कर्टिस सधी हुई मुस्कान बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, और ख्लोई बार बार उसे अदा न बिगाड़ने की याद दिलाती रहती थी। पर कितनी ही कोशिशें कर लें, उनके शब्दों पर महाराज का यकीन नहीं हो रहा था। उनकी योजना काम नहीं कर रही थी, और अब वे फंस गए थे कि आगे क्या करें। उन्हें राजा को उपजीत करना था। लेफ्टिनेंट ख्लोई ने एक योजना निकाली। वो महामहिम को कुछ सबूत देगी। ऐसा कुछ था जो साफ साफ दिखाता था कि वो उससे कितना प्यार करता था। उसके छाती पर रखा हुआ वो ब्रूच, वो सीधा सादा सबूत था कि उसके स्वीटहार्ट ने सही से प्रपोज किया था। पीछे लगे शॉनबर्गर परिवार का क्रीस्ट इसे असली साबित कर देता था। भले ही उसका अनुग्रह अभी भी इसे चाल का हिस्सा मान ले, और कोई और सबूत न था। इसलिए उन्होंने और खोद खोद करना बंद कर दिया और एक दूसरे की नाक में दम करना छोड़ दिया। बात का सार ये था कि उनकी शादी रोकने के लिए कोई सबूत नहीं था, तो मूड क्यों बिगाड़ते रहें। हालात शांत हो गए, लेकिन हिज ग्रेस इस तरह होने से खुश नहीं था। वो ठोस, कड़ा सबूत चाहता था। महामहिम अभी भी जो सुन रहे थे उस पर यकीन नहीं कर पाए, पर उनके हाथ बंधे थे। आगे चलकर आर्चड्यूक ने आर्च डचेस से काम करते रहने को कहने की योजना बनाई, पर यह लड़की अब वास्तव में उनकी शादी और उसके मायनों में रुचि लेने लगी थी। आर्चड्यूक केवल दिखावा करने की नीयत से उन्हें प्रेमी होने का नाटक करवाना चाहता था, पर अब चीजें असली हो चुकी थीं। ख्लोई को यकीन नहीं हो रहा था कि कर्टिस उससे नकली प्रेमवश आर्च डचेस बनने को कह रहा था। यह कचोट रहा था, उसका पहला विवाह इस तरह होगा। न रोमांस न प्यार। ख्लोई ने कर्टिस को बहुत अन्यायपूर्ण होने पर डांटा, पर उसे कोई परवाह नहीं थी। यह सुनकर उसे थोड़ी राहत हुई कि वो अकेला नहीं था जो कुछ खोने वाला था। अब उसे भी कर्टिस से कुछ चाहिए था। सब कुछ झेलने के बाद कर्टिस को वो बड़े चढ़कर चुका देगी। अब जब आर्चड्यूक बेबस था और देश के लिए कुछ भी करने को तैयार था, ख्लोई उसे घुटनों पर ला देने वाली थी। कर्टिस शॉनबर्ग चौंक गया कि उसे फिर से अपनी अधीनस्थ के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। ख्लोई बदले का आनंद लेते हुए उस आदमी का चेहरा देखना चाह रही थी जब वो अब उसके सामने घुटने टेकेगा। वो चाहती थी कि वो सब कुछ चुकाए, ओवरटाइम सजाएं, जो कुछ भी उसने उसके साथ किया। ख्लोई बेताबी से चाह रही थी कि उसे वो कच्चा जुनून दिखाए जिससे वो उस पर भरोसा कर सके। कर्टिस चौंक गया कि फिलहाल यही चीज़ है जो वह सबसे ज्यादा चाहती थी। वो अब उसे आदेश नहीं दे रही थी, न ही अनुरोध कर रही थी। वो लगभग भीख मांग रही थी कि वो घुटने टेक दे। आर्चड्यूक कर्टिस जल्दी में उसका मनोनय पूरा करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो एक और ज़रूरी चीज़ देना भूल गया था। लड़की वहां खड़ी उलझन में समझ नहीं पा रही थी कि क्या चल रहा है। कर्टिस बिजली की तरह तेजी से एक छोटा काला डिब्बा निकाल लाया। लेफ्टिनेंट आबवांस ये सारा तमाशा देख रहे थे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कर्टिस की शरारतें कैसे निभेंगी। ये कर्टिस के लिए एक बहुत बड़ा पल था। वो कुछ ऐसा करने वाला था जिसका उसके लिए बहुत गहरा मतलब था। केस के अंदर एक रिंग चमक रही थी, वही रिंग जिससे पुराने राजा ने उसकी मां को प्रपोज किया था। इस बार उसने सच में घुटनों पर झुककर सिर झुका दिया, लेकिन एक बिल्कुल अलग वजह से। कर्टिस एक घुटने पर बैठा था, रिंग हाथ में लिए, और क्लोई से शादी के लिए पूछ रहा था। वो इसे जितना हो सके उतना रोमांटिक बना रहा था, बिल्कुल वैसे जैसा क्लोई एबविन को पसंद था। ये सब उस तरह हुआ जैसी उम्मीद क्लोई को सबसे कम थी। पर क्या ये सच में सही काम था? आर्चड्यूक शॉनबर्ग की फियांसे होने की खबर डचेस ग्लिंटलैंड तक भी पहुंच गई। केस में रखी वो ज्वेल असल में एक डिवाइन फ्लेम थी। बिना प्रपोजल के शादी करना गलत लगता था, और उस दिन क्लोई बेहद रोमांटिक मूड में थी। अगर वही उसका आखिरी सपना था तो कर्टिस ने उसे बखूबी पूरा किया, किसी से बेहतर। पर अब लड़की को लगा कि ये सब बहुत बुरा हो गया, क्योंकि वो एंसेस्ट्रल रिंग उसे बोझ लग रही थी। यानी कर्टिस फिर गड़बड़ कर गया था। उसने समझा ही नहीं कि घुटनों पर बैठने से उसका मतलब क्या था। असल में बात बहुत आसान थी। वो बस उसकी पसंदीदा कहावत का इस्तेमाल कर रही थी, उसे सिर झुकाने को कह रही थी। कर्टिस ने सोचा वो मजाक कर रही है, और क्लोई से पूछा कि उसने सही सुना या नहीं। आर्चड्यूक उठ खड़ा हुआ और सोचने लगा कि वो ये सब क्यों कर रही है, लेकिन अगर वो सोचता तो समझ जाता कि इसके पीछे वजह क्या है और क्लोई को इससे क्या मिलने वाला है।
क्योंकि क्लोई ने आर्च ड्यूक की हर शर्त मान ली थी। अब उसने मांग की कि वो उसकी कोई भी इच्छा पूरी करे। अब कर्टिस को समझ आया, ये सीधा रिवेंज था और क्लोई इसे छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। लड़की को चिंता थी कि अब उनके कारण उसका परिवार दूसरे नोबल्स की निगाहों में आ जाएगा। ये शादी अब सिर्फ उस पर नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार पर असर डालेगी। आज से उसका परिवार उनकी लो स्टेटस की वजह से सबकी फुसफुसाहट और उंगलियों का निशाना बनेगा। क्लोई के घर पर उसके 3 छोटे भाई बहन थे जो अपनी स्कूलिंग भी पूरी नहीं कर पाए थे। आर्च ड्यूक के आज के बर्ताव ने उन्हें एक उलझी हुई हालत में डाल दिया था। क्लोई तो अरबों रुपए में भी यह शादी नहीं मानती, पर अब जो हो गया सो हो गया। कर्टिस शेनबर्ग ने स्थिति सुधारने की कोशिश की और वादा किया कि वो इस पूरे नोबल मेस को संभाल लेगा। क्लोई ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन शर्त रखी कि इस कॉन्ट्रैक्ट में वही डोमिनेंट रहेगी। उसने चाहा कि आर्च ड्यूक हर चीज़ में उसकी डोमिनेंस साबित करे, क्योंकि अगर उसने इन शर्तों को ठुकराया तो वो अपने नए जीवन का मजा ग्लिंटरेंट कोस्ट पर लेगा। उसे लगा शायद वो ज़रूरत से ज़्यादा सख्त हो गई थी, बहुत कुछ कह दिया था। उसे थोड़ा शांत रहना चाहिए था, लेकिन ऐसी स्थिति में सख्ती दिखाना ही पड़ता है। अब कर्टिस को हर उस चीज़ की कीमत चुकानी पड़ेगी जो उसने उसके रहते सहन की थी। आर्च ड्यूक के पास कोई चारा नहीं था, उसे आर्च डचेस के आदेशों का पालन करना पड़ा। पलक झपकते ही कर्टिस शेनबर्ग क्लोई एबिन्स के सामने जमीन पर फैला पड़ा था, सिर झुकाए हुए। किसी को नहीं पता था कि उसे कितनी देर तक इस हालत में रहना होगा, पर क्लोई ने जब उसकी दृढ़ता देखी तो डर गई कि कहीं वो बदला न ले ले, और उसे उस पर दया आ गई। कर्टिस का इरादा क्लोई से बदला लेने का नहीं था, वो उसे अपनी ब्राइड मानता था, वही जिसे वो हमेशा चाहता था। दोनों ने तय किया कि ये डील ठीक चल रही है और इसे ऐसे ही जारी रखना चाहिए। पर आर्चड्यूक सच में नहीं चाहता था कि क्लोई इस समझौते की विक्टिम बन जाए। आर्चड्यूक ने आखिरी बार क्लोई से साफ साफ पूछा, क्या वो उसकी वाइफ बनेगी? वो तैयार था कि क्लोई इस शादी के दौरान उसका सारा रॉयल ब्लड तक खींच ले। क्लोई उसका पूरा सोल तो नहीं अपना सकती थी, लेकिन फिलहाल वो उसे अपने नियंत्रण में रखने के लिए तैयार थी। वो किसी की अस्थायी ओनर नहीं बनना चाहती थी। वो कोई कुत्ता तो नहीं था, लेकिन क्लोई के पास कोई और चारा भी नहीं था। इसलिए उसने अपना फैसला लिया, और जितना भी दुखद लगे वो उसकी टेम्पररी ओनर बनने वाली थी। आर्च ड्यूक के चेहरे पर चमक आ गई। वो बहुत खुश था कि क्लोई ने रिंग स्वीकार कर ली। आखिर उसकी माँ की जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल गई थी जब उसने यही रिंग स्वीकार की थी। उसने क्लोई से वादा किया कि ये उसके लिए भी एक अच्छा ओमेन साबित होगी। अब वो रिंग उसकी उंगली में चमक रही थी, और अब वो आधिकारिक तौर पर एंगेज्ड हो चुकी थी। और चूंकि अब उनकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, उनके नियमों के मुताबिक उन्हें अब रात एक साथ अकेले बितानी थी। आर्च डचेस ये सोचकर घबरा गई कि उसे ये सब पूरी रात झेलना पड़ेगा। क्लोई के मन में उठ रहे गलत ख्यालों को साफ करते हुए आर्च ड्यूक ने तुरंत स्पष्ट किया, वो रात के लिए कोई ओवरटाइम पे देने वाला नहीं था। उसे बस पूरे साल की मिलिट्री ट्रेनिंग शेड्यूल को थोड़ा एडजस्ट करना था। क्लोई को यकीन नहीं हो रहा था। उसने उसे इतना ज़्यादा पुश किया कि बेचारी रो पड़ी। पूरे कासल में बस इसी बात की चर्चा थी कि क्लोई और आर्च ड्यूक की शादी होने वाली है। आर्च डचेस को अब भी आर्च ड्यूक पर भरोसा नहीं था, और वो ब्रेक्स के दौरान उसका कैरिकेचर मजाकिया स्केच बनाती रहती थी। क्लोई की छोटी बहन लिया को भी यकीन नहीं था कि उसकी बड़ी बहन सच में इस एंगेजमेंट को लेकर सीरियस है। उसका कहना था कि क्लोई बस पैसों के लिए ये सब कर रही है, और क्लोई के पास इससे इनकार करने की भी कोई वजह नहीं थी। वो बस चुप रही और बहस नहीं करना चाहती थी। अब लिया को खुद भी इस बात पर यकीन नहीं था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कोई उसकी बहन से पैसों के लिए शादी क्यों करेगा। क्लोई ने मुस्कुराते हुए अपनी छोटी बहन के बालों को उलझाया, और दोनों शादी के दिन की बातें करने लगीं। शादी 7 दिन बाद होनी थी, जो क्लोई की उम्मीद से भी ज़्यादा जल्दी थी। इस बीच डचेस ऑफ ग्लिंटलैंड्स के मेंशन में क्लोई एबिन्स की रिपोर्ट पहुंचाई गई। टेबल के चारों ओर बैठे लोग आर्च ड्यूक और उसकी गर्लफ्रेंड के शर्मनाक व्यवहार पर चर्चा कर रहे थे। बहुत से लोग कर्टिस से डरते थे, सिवाय क्लोई एबवेन के, और जिस तरह वो उसे बुलाती थी उससे पूरा परिवार परेशान था। उनका कहना था कि डिप्लोमैटिक बैंक्वेट जैसे इवेंट में इस तरह की बातें करना बिल्कुल गलत था। क्लोई का उसे डार्लिंग बुलाना और कर्टिस का राजा के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा देना सीधा स्कैंडल बन गया। प्रिंस का भी कर्टिस का साथ देना, ये सब रॉयल फैमिली के लिए पूरी तरह अस्वीकार्य था। राजा को यकीन नहीं हो रहा था कि आर्च ड्यूक ने इतनी आसानी से कह दिया कि उसे देश के हितों की कोई परवाह नहीं है। डचेस ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा कि ये सब उनके परिवार के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि जनता देश के हितों को प्राथमिकता देती है। वो अब राजा का ज्यादा साथ देगी और उस आदमी को सपोर्ट नहीं करेगी जो सिर्फ अपने फायदे के लिए जी रहा है। डचेस ग्लिंटलैंड लगातार राजा से कह रही थी कि प्यार के रिश्ते हमेशा टूट जाते हैं। बातचीत खत्म होने के बाद राजा ने डचेस से थोड़ी देर रुकने को कहा, और उसने हाँ कर दी।
डचेस अब तक इस बात को लेकर परेशान थी कि वो अभी तक एवांस से नहीं मिल पाई। क्लोई और कर्टिस की शादी से पहले उसे एक बार उससे मिलना बहुत ज़रूरी लग रहा था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। आखिर उम्मीद सबसे आखिर में ही तो मरती है ना? डचेस ने दहेज में लाई गई चीज़ों को देखना शुरू किया। उसने एक फूलदान वेस्ट चुना और आदेश दिया कि इसे शादी के गिफ्ट के रूप में भेजा जाए। उधर कर्टिस के घर में अभी भी काफ़ी हलचल थी, सब कुछ फाइनल करने में लगे थे। अब बात क्लोई के परिवार के शिफ्ट होने की चल रही थी, ताकि उन्हें आराम मिल सके। आज डचेस का परिवार इस मूव को लेकर बहुत खुश था। उसके भाई बहन उत्साहित थे और ढेर सारे सवाल पूछ रहे थे। अब उसका परिवार सुरक्षित रहने वाला था, लेकिन अब भी उन्हें शादी की सारी डिटेल्स फाइनल करनी बाकी थीं। दोनों तरफ से जो डिमांड्स आई थीं उन पर बात शुरू हुई और कर्टिस पर पहला कंडीशन लगा। पॉइंट नंबर 1, नो ओवरटाइम अलाउड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। क्लोई थोड़ा स्ट्रेस में आ गई क्योंकि कर्टिस बार बार बीच में बोल रहा था, और ये पॉइंट उसके इमेज के लिए बहुत ज़रूरी था। मतलब सबको लगता था कि वो एक हार्टलेस बॉस है जो हमेशा क्लोई से ओवरटाइम करवाता है। हालांकि बॉस और हस्बैंड होना दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन क्लोई जानती थी कि ओवरटाइम अनअवॉइडेबल है। उसे हर वक्त आर्च डचेस का रोल निभाना पड़ेगा और उन अचानक आने वाले बैंक्वेट्स में भी जाना पड़ेगा जो पक्का ओवरटाइम में गिना जाएगा। लेकिन आर्च ड्यूक ने वादा किया कि जब रॉयल गार्ड्स ड्यूटी होगी तो कोई ओवरटाइम नहीं होगा, मतलब ये क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट में लग सकता था। सबसे पहले कर्टिस जानना चाहता था कि क्या क्लोई शादी के बाद भी उसका एड बनी रहेगी। लड़की ने हाँ कर दी, क्योंकि उसके अलावा कोई पागल ही होगा जो उसका पर्सनल एड बने। पॉइंट 2, एक अलग फी और सैलरी बम्प की बात थी। भले ही आर्च ड्यूक अमीर था, लेकिन वो रेज देने को तैयार नहीं था। आखिर उसकी सैलरी उसकी जेब से नहीं बल्कि टैक्स पेयर मनी से आती थी, तो उसने कुछ और ऑफर किया, कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग। 10 मिलियन अ ईयर गारंटीड, मतलब एक अलग $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट बोनस भी तय हुआ। अब क्लोई एडवांस को बस आखिरी पॉइंट नंबर 3 पढ़ना था। इसमें लिखा था कि आर्च ड्यूक कर्टिस हमेशा आर्च डचेस क्लोई एडवांस की बात मानेगा। ये सुनकर कर्टिस मानने को तैयार नहीं था। उसे लगा कि ये तो हद हो गई, शायद उसे क्लोई को इसके लिए सज़ा देनी चाहिए। कर्टिस थोड़ा गुस्से में था और रूल सेट करना चाहता था, लेकिन क्लोई बस कुछ बातें क्लैरिफाई करना चाहती थी, बिना कुछ बदले कुछ सब क्लॉजेस जोड़ दिए। उसने लिखा कि कर्टिस को क्लोई एडवांस की रिस्पेक्ट करनी होगी और उसे अपनी सुपीरियर मानना होगा। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से क्लोई को 3 पर्सनल रिक्वेस्ट्स मिलेंगी। कर्टिस सोचने लगा कि कहीं वो खुद को कोई जीनी तो नहीं समझ रही जो उसकी हर विश ग्रांट करेगा। लेकिन लड़की ने सब सोच समझ कर किया था, क्योंकि वो जो कर रही थी वो ट्रीजन था। अगर हिज मैजेस्टी नाराज हो गया तो जलाया क्लोई को जाएगा, ना कि आर्च ड्यूक कर्टिस को। तो क्लोई और उसके परिवार की जिंदगी आर्च ड्यूक से कहीं ज्यादा रिस्क में थी। अब कर्टिस को समझ आया, वो असल में 3 गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड्स मांग रही थी। तीसरे पॉइंट में लिखा था कि कर्टिस को हमेशा क्लोई की बात माननी होगी, और ये भी अप्रूव हो गया। अब बारी थी हिज लॉर्डशिप कर्टिस शेनबर्ग की डिमांड्स की। पहला पॉइंट, लड़की को अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभानी होगी, ये अप्रूव हुआ। पॉइंट 2, क्लोई को फेक रिलेशनशिप स्वीकार करनी होगी और उसमें कोई दखल नहीं देना होगा। यहीं क्लोई सोचने लगी कि क्या कर्टिस अब किसी और को डेट करने वाला है। आखिर उन्होंने फेक मैरिज फॉरएवर का वादा तो नहीं किया था, तो हैरान होने की बात नहीं थी, सही। क्लोई एडवांस को बस ये कल्पना करना मुश्किल लग रहा था कि आर्च ड्यूक किसी रिलेशनशिप में जाएगा भी कभी। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि क्लोई को कर्टिस में कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन चूंकि वो शादीशुदा थे, उन्हें अपीयरेंसेस बनाए रखनी थी, यहां तक कि सर्वेंट्स को भी बेवकूफ़ बनाना था, और चीज़ों को सिंपल रखने के लिए उन्हें सेम बेड शेयर करनी होगी। अब क्लोई की दिलचस्पी कुछ और ही तरह की हो गई, थोड़ी मिस्चीवस। तो क्लॉज 3 में पर्सनल फीलिंग्स वाला हिस्सा काटकर नया लिखा गया, क्लोई अपने बाल बांधेगी और लॉन्ग क्लोथ्स पहनकर सोएगी, और इसके साथ ही असली कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया।